जिस लड़के ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी शादी करके उसका एक तरह का शोषण किया शादी के नाम पे, और शोषण करके एकदम उसको छोड़ के भाग गया। मैं झांसी से हूँ। हाँ, मेरा नाम काजल है। आपने एक एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या कुछ पूरा मामला था? हाँ, मैंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। वो लोग मुझसे दहेज की मांग करते, मुझे बहुत परेशान करते, बहुत प्रताड़ित करके रखा है। अच्छा, आरोपी कौन है आपके जिसमें आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? मेरे आरोपी मेरे सास ससुर हैं। क्या नाम है? उनका नाम है अंबाराम। हाँ, और पति का नाम? और पति का नाम है बाबा, भावेश नाम है वैसे, बाबाराम। हाँ। और मेरी सास का नाम मुझे पता नहीं है, मेरे सास का नाम तो मुझे नहीं पता है। और ये गवर्नमेंट टीचर हैं। कहाँ लगे हुआ है? ये यहाँ प्रतापपुरा में है। हाँ, और गवर्नमेंट टीचर प्रॉपर भावाराम कहाँ के? दाता गांव के। दाता जी, दाता गांव के हैं। और सर बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है मुझे इतने समय से। आज वो मुझे छोड़ के भाग गए हैं बीच सड़क पे, और उन्होंने मकान खाली करवा कर मुझे छोड़ दिया है। इतने 20 दिन पहले वो मुझे छोड़ के भाग गए थे। 3 महीने से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी शादी को 4था महीना चल रहा है, और 4थे महीने में वो मुझे छोड़ के भाग गए हैं। और सबको ये बोल रहे हैं अपने गांव में कि मैं इसको छोड़ के दूसरी शादी करना चाहता हूँ। सर मेरा अभी मैंने केस दर्ज किया है उन पे, और उस केस की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा। मुझे तो लगता है पुलिस भी बिक गई है। वो ये बोल रहा था मुझसे कि मैं पुलिस को खरीद लूँगा, उसका पिता बोल रहा था मैं पैसे दे के पुलिस को खरीद लूँगा, और आज वही हुआ है कि पुलिस को खरीद लिया है उनने। पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। आपकी शादी हुई कब थी? मेरी शादी हुई थी नवंबर में हुई थी, 2025 में नवंबर को हुई थी। 4 तारीख को, 4 नवंबर को मेरी शादी हुई। वहीं यूपी में? हाँ, झांसी में हुई थी। मेरी आर्य समाज से शादी हुई थी, जिसका मैं सर्टिफिकेट है मेरे पास, और फोटोग्राफ है, सारी डिटेल है शादी। भावाराम आपके संपर्क में कैसे आया उस टाइम? मेरे इंस्टाग्राम के द्वारा। अच्छा जी, हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद हमारी काफ़ी 4-5 महीने बातचीत हुई फ़ोन पे। उसके बाद वो मुझसे 2 बार मिलने भी गए झांसी। 2 बार मुझसे झांसी मिलने गए, और उन्होंने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले मैं हालांकि एग्री नहीं थी शादी के लिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे उनसे शादी करने के लिए, एक जॉब करते हैं, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो मैंने सोचा मैं कर सकती हूँ शादी इनसे। उन्होंने बोला कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, और मैंने शादी के लिए सोच लिया। अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मैंने उनसे शादी की, खिलाफ। और मेरी फैमिली इस शादी की से खुश बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि मैं इतनी दूर शादी क्यों कर रही हूँ। और मैंने इसकी बातों में, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि उनकी पहले सगाई हुई थी और सगाई होकर टूट गई थी, तो उन्होंने बोला लड़की ने शादी से मना कर दी थी। मैं बहुत टूट गया था इस बारे में, और अगर तुम मुझसे शादी के लिए मना कर दोगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये सोच के मैंने उनसे शादी करी। मैंने सोचा कि नहीं, मैं कि अगर कोई लड़का मुझे इतना चाहता है तो मैं ऐसा नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये एक सोची समझी साजिश थी। और उन्होंने मुझसे शादी की। शादी करके वो मुझे यहाँ ले आए, सांसोल लेके आए, और रेंट के मकान में रखा। जब मैंने उनसे ये कहा कि आपका खुद का घर का मकान बन रहा था, उसमें मुझे लेके चलो, तो उन्होंने बोला कि 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं तुम्हें उसमें रखूँगा। और शादी के पहले मैंने उनसे ये बात कह दी थी कि मैं कभी गांव नहीं रही हूँ, मैं कभी गांव में नहीं रहूँगी। शादी के पहले मैंने उनको बोला था कि आप कहाँ से, तो उन्होंने बोला मैं गांव का तो हूँ, लेकिन मैं गांव में रहता नहीं हूँ, मैं सिटी में रहता हूँ, और मैं तुम्हें सिटी में ही रखूँगा शादी करके। और मैंने उनसे पूछा था, शादी में वो लड़का अकेला गया था मुझसे शादी करने, अकेला पहुँचा। जब वो अकेला पहुँचा तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, और मैंने उससे बोला कि मेरे तो घर वाले खिलाफ हैं, फिर भी मेरी भैया और भाभी को मैंने खड़ा कर लिया, पर आपकी फैमिली से कोई क्यों नहीं आया? तो उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी फैमिली और समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरी शादी में मैं अकेला आया हूँ। मेरी तरफ से भी गवाह आप ही लगा दो, उनकी तरफ से भी गवाह मैंने ही लगाया था। और हमारी शादी हुई थी बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। मेरे सारे फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट देख सकते हैं, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये मुझे वहाँ से लेके यहाँ आ गए, और यहाँ लाके इन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया। 1 महीने तो थोड़ा ठीक ठाक रखा, उसके बाद जो मुझे बहुत प्रताड़ित करने लगे, परेशान करने लगे, टॉर्चर करने लगे, मांग करने लगे बड़ी बड़ी। उनके माता पिता की फरमाइशें बताने लगे कि वो ये मांग रहे हैं, वो ये मांग रहे हैं, और हमारा झगड़ा होता गया। झगड़ा इतना बढ़ता गया। मेरी सास ससुर पूरे जिम्मेदार हैं सब में, क्योंकि मेरे सास ससुर की लालच दहेज मांगने की। जब आप सांचौर से एक बार घर गए थे जी, उस टाइम क्या मांग करी उन्होंने? जब मैं उनके घर गई फर्स्ट टाइम, पहली बार गई थी,
तो उस दिन शिवरात्रि थी, जिस दिन मैं उनके घर गई थी, तो मेरी सास ने और मेरे ससुर ने ये मांग की है कि हमारे यहाँ पे तुम्हारी शहर की कोई एक लड़की शादी करके आई है किसी और लड़के के साथ, तो वो अभी गई थी अपने घर, तो 1 लाख रुपए वो 4 व्हीलर लेके आई है, तो तुम कब लेके आओगी। जब मैंने उनसे ये बोला हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, मैंने खिलाफ शादी की है, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने लिए हमारे यहाँ ज्वेलरी भी नहीं देते, ज्वेलरी भी लड़की मायके से लेके आती है पूरी, तो तुम ज्वेलरी पूरी मायके से लेके आओ। तो मैंने ये सोच के मैंने बोला कि ये दहेज है, कुल मिला के आप दहेज मांग रहे हो, मेरे पास दहेज नहीं है देने को। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोली ये बात कि मैंने उस वक्त बोला चलो अपन चलते हैं यहाँ से। मैं गाँव से किराए के मकान में आ गई। घर आके मैंने उनको बोला कि आपके मम्मी पापा ने ऐसी बात क्यों बोली, तो उन्होंने भी मुझसे यही बोला कि अगर मेरे मम्मी पापा ने मांगा है तो क्या गलत हो गया, उनका एक सरकारी नौकरी लड़का है, अगर दहेज मांग लिया तो क्या हो गया। उन्होंने भी मुझसे इस तरह बात करी, हमारा दोनों का झगड़ा होने लगा और फिर हमारा झगड़ा रात दिन ऐसा बढ़ता गया। तब मैं जब हार थक गई तो मैंने 2 बार कंप्लेंट डालने के लिए थाने गई। थाने में मैंने 2 बार रखी इनकी बातें, 2 बार पुलिस ने समझाया कि समझ जाओ ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से रहोगा। उन लोग को भी बोला, मेरे हस्बैंड के पापा तो नहीं गए थे, हस्बैंड को समझाया कि आप ढंग से रहो और उसको रखो, शादी करके इतनी दूर से लाए हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ उन पे। घर पे आने के बाद भी वो वही सब करने लगे और मुझे रोज झगड़ा करना हर बात में। अब जब मैं झगड़ा करती थी, जब मैं रोती थी या कुछ कहती थी तो मेरी रिकॉर्डिंग करके रखना और अपनी बातें छुपाना, ये दिखाना कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा धमकियां देना। और मुझसे बोलने लगे मैं घर में कैमरे लगवा दूंगा, तुम्हारी अश्लील फोटो निकाल के इंटरनेट पर डाल दूंगा, इस तरह की बातें करने लगे वो मुझसे। तो ये बातें मैंने थाने में जाके बोली कि ऐसी ऐसी बात है सर, और मैं कहाँ जाऊँ, ये मुझे प्रताड़ित कर रहे, बार बार मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं। फिर उनके माता पिता बोलने लगे या तो उसको गांव में लाओ, यहाँ पे हम गांव में आएगी तो हम इसको जान से मार देंगे। उनके पिता मेरे घर पे आए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें गांव में ले आके जान से मरवा देंगे, वहीं गाड़ देंगे। जब ये चीज़ मेरे सामने आई तब मुझे शिकायत करने जाना पड़ा थाने, और मैंने साथ वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई कि ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं और ये दहेज के लिए मुझे मांग करते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। केस दर्ज हुआ। उसके बाद उनके पिता ने बोला कि इस लड़की ने केस दर्ज कर दिया, अब तुम इसके संग नहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे। और उसको, मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम उसको छोड़ के भाग जाओ और उनको फरार कर दिया। 20 दिन से वो लापता है, 20 दिन से वो छुपते छुपाते कहाँ रह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई कि एक गवर्नमेंट टीचर आदमी, इसको गवर्नमेंट टीचर बनाया किसने? जिस लड़के ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी शादी करके उसका एक तरह का शोषण किया शादी के नाम पे, और शोषण करके एकदम उसको छोड़ के भाग गया, तो वो लड़कियों को क्या शिक्षा देगा स्कूल में? मैं इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी तरह किसी और लड़की का शिकार ना हो जाए, इसलिए मुझे आज मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। ये जो शिक्षक है भावाराम चौधरी और उनके पिता अंबाराम चौधरी, जिसके विरुद्ध आपने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बाद अभी तक पुलिस उसके पास गई या उससे कुछ पूछताछ हुई है? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पुलिस गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पुलिस बिक गई और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्योंकि जब मैं 2 बार थाने में गई, पुलिस के आगे रोई भी, मैंने उनको बोला भी कि सर आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते अभी तक, बट उन्होंने ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की। और उन्होंने मुझसे उल्टा बोला मैडम हम क्या है कर लेंगे कार्रवाई जब होगा, बट हम क्या करें, वो उसको ढूंढेंगे, उसको देखेंगे। सर ऐसा नहीं होता, कोई लड़की फिर रही है 20 दिन से भटकती और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कोई लड़की रास्ते में बैठी है उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या जनता मतलब पुलिस पे भरोसा करती है? वो भरोसा कोई मतलब का नहीं है क्या? एक लड़की एक फिर रही है परदेश में, दूसरे शहर में, पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रही है कि हेल्प करो, पुलिस हेल्प नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है? अब आप जो रेंट के रूम में रहते थे वहाँ आपको निकाल दिया? जी हाँ, वहाँ से आज मुझे हस्बैंड गया 2-3 लोगों को लेके, और 2-3 लोगों को ले आके मेरे संग जबरदस्ती की, हाथापाई की और मुझे वहाँ से निकाला। मुझे एक ऑटो में बिठाला और उसमें मेरा सामान रखा और बोला कि चलो हम तुम्हें बस में बिठा दे रहे हैं, और खुद बाइक से और सामान पूरा एक लोड ऑटो में रख के सामान ले गया है अपने, उसका बाप आया था, पिता, वो लेके गया और वो मुझे ऑटो में बिठा के, सर ऑटो में बिठा के बाइक आगे कर ली उसने कि मैं बाइक से जा रहा। मैंने उससे बोला ऑटो में बैठो मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं गया। मैंने बोला दूसरी जगह मुझे रखवाओ, नहीं सुना। आगे से बाइक स्टार्ट करी और वो गोल हो गया। थोड़ी देर में वो कहीं गायब हो गया, मुझे बीच रास्ते में छोड़ गया। अभी मैं एक होटल में रुकी हूँ इस वक्त, आप देखो ये होटल है, एक मैंने छोटा सा होटल लिया है 500 रुपये में, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ आप बताइए? अब क्या ये न्याय है?
कब तक कार्रवाई हो सकेगी और कब तक आप होटल में ऐसे रुकेगी? सर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप मुझे न्याय दिलाएं। देखिए सर, मैं एक अनजाने शहर में हूँ, आपको मुझे न्याय दिलाना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ, आप बताइए। अभी जो आरोपी है भावराम चौधरी, वो स्कूल भी नहीं जाता होगा? सर 10 दिन से शायद मेरे हिसाब से जाता है या नहीं जाता, बट ऐसा मुझे लोग बोल रहे हैं कि वो 10 दिन से फरार है और स्कूल नहीं जा रहा, छुपा है या जाता है, मुझे कुछ नहीं पता सर। वहाँ के प्रिंसिपल आपने जब पुलिस को ऐसे कभी बोला कि मेरे साथ चलिए, आपने ससुराल जहाँ उनका गांव है दाता, वहाँ जाने की कोशिश करी कभी पुलिस के साथ? नहीं सर, मैंने पुलिस के साथ कोई जाने की कोशिश नहीं की, ना कोई पुलिस ने ऐसा बोला था। लेकिन सर मेरा मानना ये था, मैंने पुलिस से ये कही थी जब मैं दर दर भटक रही थी और 20 दिन से फिर रही हूँ अकेली, मैंने ये बोला था पुलिस से कि सर उससे बोलो कि मुझसे शादी की, मुझे कहीं रहने का ठिकाना करे, मुझे रखे। लेकिन सर पुलिस ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी, और पुलिस ने उल्टा मुझसे कहा हम क्या ठेकेदार हैं, हमने वर्दी क्या इसलिए पहनी है कि हम तुम्हारी सुनने को बैठे हैं। ये तरीका क्या है? अगर किसी लड़की के संग कोई घटना घट जाएगी तो पुलिस सुनने के लिए, तो क्या सैलरी लेने के लिए पुलिस से खाली लड़की की मदद करने के लिए नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर शासन में और देश में ये क्यों कहते चिल्ला चिल्ला के लड़की को सुरक्षा दो, लड़कियों का साथ गलत हो रहा है उसको बचाओ, लड़कियों को शोषण नहीं होना चाहिए, या लड़कियों का अपराध होने से रोके जाए, बट ऐसा हो तो कहीं नहीं रहा है। FIR करे कितने दिन हो गए? FIR करे सर 20 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 20 दिन से ज्यादा ही हो गए, पर अभी तक कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला सर। और ये बताइए कि मैं शादी करके आई थी, मेरे पास शादी के फोटोग्राफ सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी एक लड़का मेरे रहते हुए दूसरी शादी करने का सोच रहा, उसका पिता सोच रहा, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्या है ये? आप बताइए, मुझे आप न्याय चाहिए, प्लीज सर आप मुझे न्याय दें, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और उन प्रिंसिपल को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को अपने स्कूल में ना रखें, निकाल दें जल्द से जल्द, अगर अपना स्कूल सलामत चाहते हैं तो, क्योंकि वरना आपका स्कूल बदनाम हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगी। पुलिस अब भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो अगला निर्णय आप क्या करेगी? अगला निर्णय ये रहेगा मेरा, अगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं ऊपर तक जाऊंगी, SP साहब जाऊंगी, और भी ऊपर जाऊंगी, जितनी ऊपर जा सकूंगी उतनी ऊपर जाऊंगी, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। अगर मुझे कल तक परसों तक कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उसके ऊपर जाऊंगी।